हेलो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये है क्लास 10th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है इसका चैप्टर का? करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इसके अंदर कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आज ही इस चैप्टर को पूरा कर लें। ठीक है ना? हम लोग पूरा समय देंगे अपना हॉनेस्टली और पूरा ओवरहेलम करके पूरा चैप्टर कवर करने की आपके साथ कोशिश करेंगे। इसके अंदर जो मेजर टॉपिक हैं जो आपके पेपर के अंदर आते हैं और जो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है, ये हैं आपके। सबसे पहला मैं अगर बात करूं, जो इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है इसमें हम लोग बेसिक टॉपिक तो पढ़ेंगे, जैसे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये सब तो पढ़ेंगे ही। सबसे पहला आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। कौन सा है? ओम्स लॉ। और यहाँ से ही आपका निकल के आता है दोस्तों रेजिस्टेंस, और इसी ओम्स लॉ से आपका निकल के आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो होगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जिसका नाम होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे जूल्स लॉ। ठीक है, जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से ही निकल कर आता है। इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जूल्स लॉ क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो अगर मैं बहुत ही मेजर टॉपिक देखूं जो आपके पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये है ओम्स लॉ। और ध्यान रखना, जब मैंने आपको बोल दिया ओम्स लॉ तो इसका मतलब हो गया कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इसमें अपने आप से इंक्लूड हो गया, क्योंकि ओम्स लॉ से ही आपको पता है निकल कर आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि ओम्स लॉ ही है जिसने हमें पहली बार ओम के बारे में बताया था, जिसने हमें पहली बार रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। इसके बाद हम लोग करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए, फिर हम करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के लिए। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे तो हम लोग बहुत ब्रॉड वे में चर्चा करने वाले हैं। बाकी जो आपका कंप्लीट चैप्टर है उसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपसे। ठीक है, मैं यहाँ पर आज आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर इट माइट बी पॉसिबल कि मैं पूरा ना पढ़ा पाऊँ तो मैं फिर पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम लोग इतना कवर करने की कोशिश आपके सामने करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के लिए, अपने आज के सेशन के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं, और इस चैप्टर में जो शुरुआत करते हैं हम लोग वो करते हैं चार्ज से। किससे स्टार्टिंग करते हैं? चार्ज से। तो सबसे पहली बात आती है कि सर चार्ज क्या है। ठीक है, आई थिंक ये कलर आपको इस बोर्ड पे अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कलर चेंज कर देता हूँ, कोई अच्छा कलर जो आपको अच्छे से दिख पाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपसे कि चार्ज किससे कहते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय चार्ज। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि चार्ज है क्या। चार्ज से आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, चार्ज को मैं आपको 2 तरीके समझा सकता हूँ। डेफिनेशन जो इसकी बन है, आप जैसी चाहे जो डेफिनेशन चाहे वो आप दिमाग में रख लीजिए अपनी। पहले तो आप ये समझ लीजिए, आपको पता है एटम होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होते हैं। ये क्या है? एटम की ये न्यूक्लियस है, और ये एटम की हो गई आपके दोस्तों बाहर का सरफेस, और ये हो गया आपके न्यूक्लियस। आपको पता है कि इस एटम में आपने क्लास 9th में 3 तरीके के पार्टिकल पढ़े थे। कौन कौन से? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन बोथ है इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन बोथ है इस पर नेगेटिव चार्ज था, और न्यूट्रॉन बोथ है इस पर आपका न्यूट्रल चार्ज था। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल हैं इनकी ही तरह एक पार्टिकल और होता है इस एटम में, जिसे हम लोग बोल देते हैं दोस्तों चार्ज। क्या बोल देते हैं? चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसा पार्टिकल है जो कि प्रेजेंट होता है एटम के अंदर। सही है, तो एक बार फिर से बोलता हूँ, देखो एक एटम है, इसके पास अपनी क्या है? एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ एक क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन्स का, आपने पढ़ा होगा, और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सही है, और ये जो 3 पार्टिकल हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे एटम में 3 पार्टिकल नहीं होते, और भी कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्लास 9th में 3 तरीके के पार्टिकल ही पढ़ते हैं जो एटम के अंदर हमें बताए जाते हैं। लेकिन जब हम बड़ी क्लास में आते हैं तो फिर हम मेसॉन भी पढ़ते हैं, फेरॉन भी पढ़ते हैं, और कई सारे पार्टिकल के बारे में आपको आगे पढ़ने के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे जो पार्टिकल है जो हमें देखना है वो है चार्ज, जो कि कहाँ पाया जाता है? एटम के अंदर। तो पहली तो डेफिनेशन ये हो गई, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि चार्ज क्या है? एक ऐसा पार्टिकल है जो कहाँ मिलता है? एटम के अंदर। चलो मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ जिससे थोड़ा सा आप श्योर हो जाओ। तो चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है, जो कि कहाँ मिलता है हमारे लिए, जो कि पाया जाता है दोस्तों हमारे एटम के अंदर। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे दिमाग में
एक मिनट, हाँ आ गया ब्रूस। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है दिमाग में, चार्ज क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। चार्ज क्या होता है, एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो कि किसके अंदर होता है, आपका एटम के अंदर। अब बात आती है दूसरे तरीके से हम इसे कैसे समझ सकते हैं, दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, देखो अगर हम लोग दूसरी डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो देखो दूसरी ये हो सकती है कि चार्ज एक ऐसा पार्टिकल होता है, चार्ज क्या है आपका, एक ऐसा पार्टिकल होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बना भी सकता है, ठीक है ना, क्रिएट भी कर सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक है। तो आप एग्जाम के अंदर या तो ऐसे लिख दीजिए कि चार्ज एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि किसी भी एटम के अंदर पाया जाता है, या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि चार्ज क्या है, एक ऐसा पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर कहते किससे हैं, कैसे क्रिएट क्या डिस्ट्रॉय, मैं सर समझ नहीं पा रहा सकती अब कहना क्या चाह रहा। तो देखो दोस्तों, इस मेरे साथ आप इस वीडियो में बने रहो, मैं आपको सब समझाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड किससे कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है और कैसे डिस्ट्रॉय होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ बने रहें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट भी की जा सकती है और डिस्ट्रॉय भी की जा सकती है। ऑन द अदर हैंड चार्ज जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब चार्ज को हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज क्या है, एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रिएट भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। यहाँ पे मैं चाहूँगा आप 1 मिनट रुकें और मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ, फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बोल रहा हूँ, फंडामेंटल पार्टिकल। देखो भाई, फंडामेंटल का शब्द, फंडामेंटल जो मैं शब्द बोल रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है आप लोग वो एक बार समझ लीजिए। देखो फिजिक्स में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका जो हमारे फिजिक्स के जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, उनके पास उन चीज़ों का रीजन नहीं होता है। जैसे कि एटम जो है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल जो है वो कैसे पाया जाता है या फिर क्यों पाया जाता है, ठीक है, इस चीज़ का साइंटिस्टों के पास कोई कारण नहीं है। तो वो चीज़ें जिनका रीजन खुद साइंटिस्टों के पास नहीं होता है वो उसके आगे एक शब्द लगा देते हैं जो कि होता है फंडामेंटल। बात समझ में आ गई। कहीं पर आपको लिखा मिले फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो उसका मतलब ये वो प्रॉपर्टियां हैं जिनके पीछे जो क्यों नाम का शब्द है वो हट जाता है, ठीक है। आप बाहर नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों, ठीक है, आप वहाँ नहीं पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि होता क्या है कि फिजिक्स में जो चीज़ें हमें नेचर में मिलती हैं, हम जिन चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनके आगे हम एक वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं जो कि होता है फंडामेंटल। इसी कड़ी में आप देख रहे हो चार्ज के आगे वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इट इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल, सही है। तो ये एक ऐसा पार्टिकल की फंडामेंटल है और किसके अंदर मिलता है, हमारे लिए एटम के अंदर मिलता है। तो मैंने आपको 2 प्रकार समझाने की कोशिश की कि जो चार्ज है वो हम किससे कहते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज क्या है। चाहो तो आप चार्ज को ऐसे याद कर लो, चार्ज एक ऐसा पार्टिकल है जो कि एटम के अंदर पाया जाता है। चाहो तो आप चार्ज को ऐसे याद कर लो कि चार्ज एक वह पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बना भी सकता है, बिगाड़ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को बना सकता है, बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो मेरा मानना है कि आप इसको ऐसे याद कीजिए कि चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल जो कि एटम के अंदर पाया जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, ठीक है। अगर आप इतना लिख के आते हैं तो आप मेरी बात का यकीन कीजिए कि जो टीचर है आपका भैया कतई प्रसन्न हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कभी भी पढ़ाता हूँ तो मेरे पढ़ाने का बस यही मतलब होता है कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कराओ। मैं यार देखो जब भी पढ़ाता हूँ अपना काम है नॉलेज देना, ठीक है, बच्चे को रटवाना नहीं। अगर रटवाना ही होता तो मैं आपको यहाँ 2 डेफिनेशन नहीं बताता। मेरा काम है आपको अच्छे से नॉलेज दे देना। साइंस का पेपर बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा अब साइंस का पेपर ऐसा होता जा रहा है। 2014 से मैं लगातार देख रहा हूँ साइंस का पेपर कठिन 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 हो रहा है। आज आ गया 2020, इन 6 सालों में आप देखोगे साइंस का पेपर का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। पहले वर्ड डिफाइन करके क्वेश्चन आते थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं,
सही है। अच्छा एक बात और बता दूं, अगर इस लेक्चर से रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो मैंने आपको बता रखा है आपको क्या करना है। आपको अगर लेक्चर से रिगार्डिंग कोई समस्या, कोई परेशानी है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जो मेरा व्हाट्सएप है उस पर आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग मेरा कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, तो आप मुझे इस पर आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप है, आप मुझ पर इससे चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 95368888 4 बार 8 है, पर 94 है, 9536888894, ठीक है। अच्छा, हमने बात की चार्ज किससे कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखो, पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे चार्ज की, जो हमें देखनी है, ये है हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास चार्ज की, वो ये है कि जो चार्ज होता है इसे हम लोग लिखते हैं क्यू साइन से। किससे लिखते हैं? क्यू साइन से। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, ये होती है आपकी कूलाम। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? कूलाम होती है। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और आपका दूसरा निगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट के लिए रुकना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है और जो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये आपके जो पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके जो निगेटिव चार्ज है, ये इनमें जो है किस तरीके से अट्रैक्शन होता है, किस तरीके से रिपल्शन होता है। अब एक बात अपने दिमाग में कम ही तलाना है कि सर चार्ज दो ही प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, चार्ज इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब फंडामेंटल पार्टिकल है। इनके पीछे साइंस कोई भी बाय नहीं दे सकता, कोई भी रीजन नहीं दे सकता, ठीक है। इसलिए साइंटिस्ट ने अपने आप से लगा दिया है इट इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल। चलो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, कैसे होते हैं? एक जैसे दिखने वाले चार्जेस, वो एक दूसरे के लिए क्या करते हैं दोस्तों? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि एक दूसरे की तरह नहीं दिखते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव और पॉजिटिव ये एक जैसे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे की तरह नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। नेगेटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे की तरह है, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका रिपल्शन होगा। और नेगेटिव और पॉजिटिव ये एक दूसरे से अलग है, तो यहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आई? हमेशा याद रखना, लाइक चार्ज एक जैसे चार्ज जो होते हैं वो दूसरे को हमेशा क्या करते हैं दोस्तों? रिपेल करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक जैसे चार्ज है, तो एक दूसरे के लिए क्या करेंगे? ये हमेशा एक दूसरे के लिए दोस्तों रिपेल करेंगे, जैसे कि ये मैंने आपको केस बताया, ठीक है। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे की तरह नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग है, यानी कि अनलाइक है, तो इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है आपके सामने? अट्रैक्शन लिखा है। फिर अगर लाइक चार्जेस है, एक दूसरे की तरह चार्जेस हैं, तो इनमें होता है दोस्तों फिर से रिपल्शन। तो एक दूसरी तरह चार्ज, एक तो हमें देखो एक तो हमें केस यहाँ मिला है एक जैसे चार्जेस का, और एक यहाँ मिला, और दोनों में हमने क्या देखा? क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। फिर एक अलग अलग चार्ज, एक हमने यहाँ पर देखा केस, एक हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ क्या हो रहा है? आपका अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा हमने? क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपको बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? समझ पा रहे हो कि चीज़ को अच्छी तरीके से? चलो यार, अब हमें आगे चलना चाहिए। अब चलो हम अब आगे चलेंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ आप मेरे नोट्सों पर भी देख लो इनके लिए, क्योंकि यार देखो होता क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको चाहिए होता है कि मैं उन्हें डिट्टो एकदम कॉपी कट करके दे दूँ, ठीक है ना, जिससे वो आराम से पढ़ पाएँ। इसीलिए यहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं आपके लिए, तो आप देख लीजिए। मैंने जो पढ़ाया है वही यहाँ पर नोट किया हुआ है, वही दिया हुआ है। तो एक बार अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं सब कुछ हटा देता हूँ जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाएँ। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बस एक चीज़ और बताना भूल गया, वो आप ये सुन लीजिए। जो चार्ज होता है इसका फॉर्मूला होता है Q = NE, ठीक है। यहाँ पर N होता है दोस्तों आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। E होता है चार्ज, ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। और ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो मैंने आपसे क्या बोला? देखो, जो चार्ज का फॉर्मूला होता है ये होता है Ne, ठीक है। यहाँ पर जो N होता है वो होता है नंबर ऑफ चार्ज।
मतलब ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, नंबर ऑफ चार्ज कितने भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ई होता है दोस्तों आपका, यहाँ पर जो ई है वो आपका होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रत्येक चार्ज पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको याद रखना है प्रत्येक चार्ज पर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है दोस्तों इतना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये रहा आपका लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ प्रोटॉन पे लिखा हुआ है तो कन्फ्यूज मत हो होना, प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बराबर होता है, बस पॉजिटिव का और निगेटिव का फर्क होता है। प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सही है। तो यहाँ पर जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास वो इतना होता है। तो आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है बताइए एक चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन हो, एक जो आपका दोस्तों चार्ज होता है उस पर आपका कितना कूलम का होता है। तो एक जो चार्ज है आपका वो इतने कूलम का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सही है। तो आपको याद रखना है एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो एक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर जो चार्ज होता है वो इतना होता है। चलो अब मैं आगे चलूँगा आपको लेके। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे कहते हैं, ठीक है। किस पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए आप मेरे साथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग किससे कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, वो क्या है, वो ये है जो मैं आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखिए किसी भी ए पॉइंट पर मैंने मान लिया एक चार्ज रखा हुआ है जो कि है क्यू। क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है जिसका क्या नाम है, क्यू है, सही है। एक चार्ज है किसी पॉइंट ए पर जो कि मैंने बोल दिया आपका क्यू चार्ज है, ओके। अब इस क्यू चार्ज जो है इससे इन्फिनिटी दूर एक चार्ज रखा हुआ है जो कि मैंने कह दिया Q0 है, सही है। अब Q और Q0 ये एक जैसे चार्ज है, लाइक चार्ज है, इनका स्वभाव लाइक है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों रिपल्शन। क्या देखने को मिलेगा, रिपल्शन, यानी कि एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, ठीक है ना, एक दूसरे को क्या देंगे, धक्का। लेकिन कहीं यहाँ पर एक पॉइंट मान लो आप ए है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, एक ए है, और मेरी इच्छा है कि मैं इस चार्ज को इस ए पॉइंट पर लेकर आऊँ। अगर मैं इस चार्ज को ए पॉइंट पर लेके आऊँगा, ये वाला जो चार्ज है क्यू, वो इस Q0 को धक्का दे रहा होगा लगातार, क्या रहा होगा, दूर हट दूर हट दूर हट, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव में रिपल्सन फोर्स लगता है, रिपल्सिव होते हैं। ये एक दूसरे को एक दूसरे से दूर फेंकते हैं, यानी कि रिपल्शन करते हैं। लेकिन अब मेरी मन है कि मैं इस Q0 चार्ज को ए पोजीशन पर लेके आऊँ। अब Q तो इस Q0 को दूर भेज रहा है, लेकिन मैं वर्क कर रहा हूँ जिससे मैं Q0 को इस ए पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझो बात के लिए, Q0 को धक्का दे रहा है, बट आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि मैं इस Q0 को ए पे लेके आऊँ। तो मुझे इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा। ये जो वर्क है जो मैं रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट करूंगा, इसी को हम कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि अगर आप इसको एक लाइन में समाहित करना चाहो, अगर आप इसको एक लाइन में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है दोस्तों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वह वर्कडन है जो हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में। अब मैं जहां बोलूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका मीनिंग होता है अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, इनके अगेंस्ट में जब कुछ वर्क किया जाता है, यहाँ पे देखो Q0 को दूर भेज रहा था, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसके अगेंस्ट में वर्क करना स्टार्ट कर दिया और Q0 को लेकर आ गए इस ए पॉइंट पे। तो कुछ अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो जब हम लोग अगेंस्ट वर्क करते हैं रिपल्सिव फोर्स के, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो वर्कडन है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो आपको मैं दिखा देता हूँ अपने नोट्स में। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन मूविंग अ यूनिट पॉइंट चार्ज फ्रॉम इनटू टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वो वर्क डन है जो कि हम करते हैं किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लाने में। अब आपका पोटेंशियल जो होता है उसको हम बी से लिखते हैं और इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट, वोल्ट होती है। चलो अगला हमारे सामने आ गया दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस किससे कहते हैं हम लोग। तो चलो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किससे कहते हैं, इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है।
पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो यहाँ पर एक चार्ज Q है, भाई पुराना वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ फिर से, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसे मैंने कह दिया आपका Q0। यहीं पर आप मान लीजिए कहीं एक पॉइंट A है और एक पॉइंट यहाँ पर है B, और इन दोनों के बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ dx है, ठीक है। आप चाहे दूरी कुछ भी मान लो, मैंने मान ली dx है, ठीक है। तो बहुत छोटी दूरी है, इसको मैंने कह दिया dx, या फिर आप इसकी दूरी को x भी ले सकते हो। तो यहाँ पर x क्यूब एक क्यूब पोजीशन पे चार्ज रखा हुआ है, इससे इन्फिनिटी दूर एक चार्ज रखा हुआ है Q0। अब मुझे इसको लाना है दोस्तों ए पॉइंट पर, तो मुझे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। इसको मैंने कह दिया दोस्तों बी ए। क्या बोल दिया मैंने इसको? बी ए। मैंने कहा कि क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 20 शो करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको मान लिया बी ए। तो यहाँ पे मैं कितना वर्क कर रहा हूँ? बी ए। अब क्या करना पड़ेगा मुझे इस चार्ज को जब मैं मूव कराऊंगा ए पर, तो मुझे यहाँ पर जो वर्कडन करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, बी ए लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर इसको बी पे लेके आऊँगा तो मुझे दूसरा लगाना पड़ेगा, वो कितना लगाना पड़ेगा? बी बी। आप समझ सकते हो इस चीज़ के लिए। मैं Q0 से अगर ए पर लेकर आऊँ, अगर मैं Q0 से ए पर चार्ज को लेकर आता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर आता हूँ, तो मुझे वर्कडन कम करना पड़ेगा कंपेयरिंग टू द मैं Q0 को B पर लेके आऊँ, ठीक है। मुझे इस रिपल्सिव फोर्स जो लगा रहा है Q0 को लगातार बाहर फेंक रहा है, लगातार कह रहा है मुझसे दूर हट, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं और हम चार्ज को यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर जब लेकर आएंगे तो हमें वर्कडन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा कंपेयरिंग टू द, जब हम बी पे पॉइंट पे लेकर आएंगे तो वर्कडन हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। अब मैंने मान लिया जो बी पॉइंट है, इस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे तो मैंने बी ए बोल दिया, और बी पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दिया आपका बी बी। चलो मैंने लिख दिया ऑलरेडी, तो ये कितना हो गया? बी और बी, ठीक है। अब ये जो बी बी और माइनस बी ए में जो डिफरेंस आएगा दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। चलो मैं पहले इतना मिटा देता हूँ, तो इससे और आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है प्रिय मित्रों, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला भी होता है, न्यूमेरिकल में बहुत काम में आएगा। ये होता है वर्कडन अपॉन चार्ज। क्या होता है? वर्कडन अपॉन चार्ज। अगर आप इसको सिंपल भी लिखना चाहो तो सिंपल आप इसे W अपॉन Q भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब यही बात आपको नोट्स में दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपके सामने डेफिनेशन, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। फॉर्मूला ये रहा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को दोस्तों हम लोग नापते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है। चलो आगे चलूँगा मैं आपके साथ में। तो सेल क्या होता है? अब आपने बहुत बार सुना होगा कि सेल 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 सेल, आपने काफ़ी बार सुना होगा सेल नाम का शब्द। लेकिन मेरा आपसे एक मूलभूत प्रश्न है, क्या आप सेल को जानते हो कि सेल किससे कहते हैं? ठीक है, क्या आप जानते हो सेल किससे कहते हैं? देखिए दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं यहाँ पे आपको, ये जो वीडियो दी जा रही है मेरे द्वारा, ये आपको इसलिए दी जा रही हैं ताकि आप इन वीडियोस को देखें और अच्छे से नॉलेज गेन करें, ठीक है ना। और ये जो वीडियो अपलोड की गई है चैनल पे, आपके पास जो पहुंची है, आप इस वीडियो को सपोर्ट करें। अगर आप लोग इसको नहीं देखेंगे या इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं आइंदा कभी भी इस मोड पे वीडियो नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस मोड पे मैं आपको पढ़ाऊँ और आपको पूरा पढ़ाऊँ। जो दिन हमारे पास रहते हैं उनमें मैं आपको पढ़ा दूँ इस मोड पे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में अगर कुछ समझ ना आए या कुछ बहुत अच्छा लगे तो कमेंट करके भाई मोटिवेट कर दीजिएगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपका जो सपोर्ट है वो हमें भैया चाहिए, ठीक है। वरना यार इस मोड पे मज़ा नहीं आता। इस मोड पे आप लोग तो सामने बैठे हुए हो नहीं, अब मैं अकेला कमरे के अंदर बैठा हुआ बोल रहा हूँ। अब बताओ, आप सपोर्ट भी नहीं करोगे जब, तो मज़ा नहीं आएगा यार, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। चलो, तो अब मैं आपसे बोल रहा था सेल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? सेल के बारे में। तो सेल को समझाने से पहले हमेशा मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि ये लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है और बच्चों को समझ में बहुत आसानी से आ जाता है, ठीक है। देखो, एक बकेट, एक बाल्टी है जिसमें मैंने पानी भर दिया है 100 लीटर, ठीक है। और जहाँ पर दूसरी बाल्टी से मैंने पानी भर दिया 50 लीटर, ठीक है। एक बाल्टी के अंदर बहुत पानी भरा हुआ है, एक बाल्टी के अंदर उससे आधा पानी भरा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये छोटी वाली बाल्टी में 50 लीटर पानी है, इसमें 75 लीटर पानी हो जाए, और ये 100 लीटर पानी है, इसमें भी 75 लीटर पानी हो जाए, यानी कि दोनों में बराबर पानी हो जाए।
इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे करना ये पड़ता है दोस्तों कि दोनों बाल्टियाँ हैं इन्हें मैं जोड़ देता हूँ एक ट्यूब से। किससे जोड़ देता हूँ? ट्यूब से। अब जब ट्यूब से जोड़ूंगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि 50 लीटर वाला जो पानी है वो 100 की तरफ को जाएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 100 वाली बाल्टी में जो पानी है वो किसकी तरफ जाएगा? 50 की तरफ। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 50 लीटर जिस बाल्टी में पानी है वो 100 की तरफ चला जाए। 100 वाला 50 की तरफ जाएगा, यानी ज़्यादा वाला कम की तरफ जाएगा। आपने पानी का नेचर देखा होगा कि पानी हमेशा मूव करता है ऊंचे से खाली की तरफ के लिए। ठीक है, कहाँ जाता है? ऊंचे से खाली की तरफ के लिए। ठीक है, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से मूव करता है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि पानी नीचे से ऊपर अपने आप चढ़ जाए। आपने बाढ़ देखी होंगी काफ़ी बार, आपने कभी और कहीं जलभराव देखा होगा। अब आजकल बरसात का मौसम चल रहा है तो आप लोग देखते ही होंगे आमतौर पे कि पानी जगह जगह भर जाता है। अब जो ये पानी भर रहा है, ये जो पानी भर रहा है, इसको आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ये कभी भी ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ को मूव नहीं करता लोअर कंसंट्रेशन टू ऊपरी कंसंट्रेशन के लिए, लेकिन अपर से लोअर के लिए मूव कर जाता है। जैसे कि जब पानी छतों पे भर जाता है तो पानी ऊपर से नीचे बड़े आराम से चला जाता है। ठीक है ना, ऊपर से नीचे बहुत आराम चला जाता है, उसे स्पेस मिल जाए तो। लेकिन नीचे से ऊपर के अपने आप से आ सकता है। अगर आपके यहाँ समरसेबल लगी होगी या फिर आपके यहाँ पे कोई ट्यूबवेल वगैरह लगा होगा तो आपको पता होगा कि पानी जो होता है आपका वो ऊपर से नीचे तो बहुत आराम से चला जाता है। ठीक है ना, जैसे आपके घर पे कोई टैंक लगा हुआ है, अब उस टैंक का जो पानी है आपको पूरे घर के अंदर पहुंचाना है, बाथरूम में पहुंचाना है, वॉशरूम में पहुंचाना है, बेडरूम में पहुंचाना है, हर जगह पहुंचाना है। तो पानी क्या है कि बहुत ऊंचाई पे रखा हुआ है, मतलब हायर कंसंट्रेशन पे रखा हुआ है टैंक में पानी। वो लोअर कंसंट्रेशन पे तो अपने आप से मूव कर सकता है, आपके कमरे में पहुंच सकता है, आपके बेडरूम में पहुंच सकता है, आपके वॉशरूम में पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप लोग ये चाहें कि वो जो पानी है कमरे वाला वो आप पहुँचा दें वापस उस टैंक में, ऐसा संभव है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। पानी अपर से लोअर हमेशा फ्लो करता है, लेकिन नीचे से ऊपर लोअर से अपर फ्लो कराने के लिए उसको हमें किसी फोर्स की जरूरत होती है। बिना किसी फोर्स के वो अपने आप से मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने बना लिया आपके सामने। इलेक्ट्रिक सर्किट याद रखना है एक ऐसा क्लोज पाथ। अब यहाँ मैंने बल्ब बना लिया, ठीक है ना, बल्ब मेरा ऐसा ही बनता है तो टेंशन मत लीजिएगा। अब ये मैंने बना लिया इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। सही है, करंट हमेशा निकलती है पॉजिटिव टर्मिनल से और निकलेगी पॉजिटिव से और एंटर करेगी आके नेगेटिव में। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब बात आती है कि सर ये सेल जो है इसका क्या काम होता है, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या काम होता है सेल का। व्हाट इज द वर्क ऑफ सेल एयर, सेल का काम क्या है। तो देखो, सेल का कुछ खास काम नहीं होता, सेल का एक छोटा सा काम होता है। वो क्या होता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। कैसे मेंटेन करना सर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए? समझो, ये जो वायर है, कॉपर का वायर मान लो, दुनिया की हर एक चीज़ एटम से मिलकर बनी है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सीधी सी वायर है, ये सीधी सी बात है, जो वायर होगा वो भी एटम से मिलकर बना होगा और इस एटम के अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन पानी की तरह इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें मूव कराना, पानी कभी भी दोस्तों मूव नहीं करता। ठीक है ना, अगर उसको एक समतल लैंड मिल जाए, एक प्लेन एरिया मिल जाए, जब तक उसे ऊंचे से खाला नहीं मिलेगा तब तक पानी अपने आप से मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब इस वायर में कई सारे इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन क्या ये मूव कर पाएंगे? ये मूव नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्यों नहीं मूव करेंगे? क्योंकि इन्हें पूरा प्लेन एरिया मिला हुआ है और प्लेन एरिया में पानी की तरह चार्ज भी अपने आप से मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन भी अपने आप से मूव नहीं करते। एक बात याद रखना, मैं जहाँ बोलूँ चार्ज इलेक्ट्रॉन और जहाँ बोलूँ इलेक्ट्रॉन चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज एक ही बात होती है। अब अगर इन्हें मूव कराना है मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे कहीं से न कहीं से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। सॉरी, कहीं ना कहीं से मुझे कंसंट्रेशन यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, हायर से लोअर कंसंट्रेशन। सही है, अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में यहाँ नहीं कर पाऊंगा तो ये नहीं मूव करेंगे चार्ज। अगर आपको चार्ज का मोशन समझना है, कैसे चार्ज मूव करते हैं, तो बिल्कुल आप पानी वाला एग्जाम्पल समझ जाओ। पानी जब तक मूव नहीं करता जब तक पानी को ऊँचे से खाला ना मिले। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं मूव करेंगे जब तक उसको ऊँचे से खाला ना मिले, और जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? जब चार्ज मूव करते हैं एक कांस्टेंट स्पीड से इन अ गिवन टाइम, एक समय में, जब एक समय के ऊपर चार्ज मूव करते हैं
जब चार्ज आपके दौड़ लगाते हैं तो वही तो बनाते हैं करंट। तो करंट क्या है आपका देखा जाए तो करंट चार्ज के मोशन की वजह से जो चीज़ बनती है उसे तो हम करंट कहते हैं। अब यहाँ पे चार्ज आपके मोशन ही नहीं कर रहे हैं, चार्ज रुके हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करंट बन पाएगी? कतई नहीं बन पाएगी। चार्ज रुके हुए हैं एक जगह पे, ये मोशन करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो ये नहीं बन पाएगी। इसीलिए जो बैटरी है इसका काम होता है वो ऊंचे से खाला क्रिएट करना। इसका काम होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को प्रोड्यूस करना। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको एक अलग डायग्राम से दिखाता हूँ जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए इस चीज़ की। देखो ये एक सर्किट है, इसके अंदर ये लगा हुआ है बल्ब। ठीक है, अभी जो सेल है ये क्या करता है, इस एंड पर तो कर देता है ये हायर कंसंट्रेशन और इस एंड पर कर देता है लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि यहाँ पे जो चार्ज है उन्हें मिलता है हायर कंसंट्रेशन, और पानी की तरह चार्ज को जब हायर कंसंट्रेशन मिलेगा, जब ऊंचा मिलेगा तो ये भी क्या करते हैं, भागने लगते हैं। भागना इन्हें शुरू कर दिया, और जहाँ पर इन्हें लोअर कंसंट्रेशन मिलता है ये यहाँ पे आके रुक जाते हैं। ये वाला एरिया कौन सा है, लोअर कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे रुकेंगे ये, लेकिन फिर से हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया में आएंगे तो फिर से भागने लगेंगे। ठीक है, इधर फिर आएंगे, इधर फिर से लोअर कंसंट्रेशन, तो इधर फिर से रुक जाएंगे और फिर यहाँ पे भागने लगेंगे। तो इसी तरीके से चार्ज भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और इसी चार्ज के भागने के लिए, रन करने के लिए हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। देखो एक बार फिर कह रहा हूँ, आपका सपोर्ट यहाँ पर नेसेसरी है। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा ना तो फिर मज़ा नहीं आना मुझे। ठीक है, तो आपका सपोर्ट मस्ट है और असेंशियल है। ठीक है, तो आपका सपोर्ट ज़रूरी है। ये वीडियो जो है लगभग 31 मिनट की हो चुकी है। अब क्या है कि आप चीज़ों को सपोर्ट करिए, तभी हम आपको, आज 31 मिनट की वीडियो है, हम आपको कल 10 घंटे की वीडियो दे पाएंगे। समझ रहे, इस मोड पे। बाकी मैं ऑफलाइन तो पढ़ाता हूँ आपको, लेकिन इस मोड पर भी आपकी बहुत सहायता कर पाऊँगा। ठीक है, लेकिन यार इसके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, सपोर्ट इन द फॉर्म कमेंट कर सकते हैं आप लोग, बढ़िया धनाकेदार कमेंट, जिससे मुझे लगे कि हाँ भैया कुछ बालकों ने कुछ तारीफ कर दी, कुछ मैंने अच्छा पढ़ा दिया इसलिए। अच्छा, कुछ बुरा भी लग रहा है ना आपको, तब भी कमेंट कर दो यार, जिससे मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट कर पाऊँ। अब बस ये मत बोलना कि राइटिंग बुरी है, ये तो मैं जानता हूँ राइटिंग बुरी है, इसीलिए मैंने पैरेलल में आपको नोट्स भी रख दिए हैं। ठीक है, अब नोट्स में तो आप जानते हो राइटिंग अच्छी बुरी होती नहीं है, एकदम प्रिंटेड नोट्स हैं। इसलिए मैंने आपको यार ये भी काम कर दिया था कि आपके लिए मैंने अपना जो है ये भी बना दिया, आपको नोट्स भी बना दिया। ठीक है, तो इसीलिए बनाए, मुझे पता है मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है, लेकिन दोस्तों समझाना तो पड़ेगा ना। मैं यहाँ पे लाइन मारता चला जाऊँ, पढ़ाते चला जाऊँ, तो ये कोई पढ़ाने वाला तरीका थोड़ा ना हुआ। ऐसे तो आप 60-70 नंबर ला पाओगे जब तक मैं आपको टॉपिक अंडरस्टैंडिंग नहीं करा पाऊंगा। 60-70 में क्या कर लोगे, कौन सा एग्जाम क्रैक कर लोगे 60-70 में? यहाँ पे जो गेम है ना, जो मैं आपके साथ खेल रहा हूँ, आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे लिए गेम ही है। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर +90 लाएँ। मेरे बालक 95 ला चुके हैं साइंस में, बट मैं चाहता हूँ आप इस रिकॉर्ड को इस साल ब्रेक कर दें। मैं आपके साथ पूर्ण रूप से हूँ। नंबर है मेरा, फिर बता रहा हूँ एक बार, आप सबके पास है, फिर बता दे रहा हूँ, ये मेरा नंबर है। जितनी सहायता चाहिए हो लो। अगर आप लोग पढ़ोगे तो मैं सही बता रहा हूँ आपकी बहुत हेल्प कर दूँगा, और आप नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरे पास 100 स्टूडेंट आते हैं, आके चले जाते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बाकी यार तुम्हें 70% ही लानी है, सोच लिया 70% लाएंगे, तो तुम्हारी इच्छा है, मत पढ़ो यार फिर। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो कि सर 90 ब्रेक करनी है इस बार, समझ रहे हो ना, अपना दैनिक जागरण में फ़ोटो आना चाहिए, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा दोस्तों मुझे सपोर्ट, और घर पे अपने आप को पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो इलेक्ट्रिक करंट पे बात आ गई। अब ये मैंने आपको समझा दिया सब। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखो ये एक वायर है, इसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, जब ये मूव करते हैं, तेज़ी से दौड़ते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के तेज़ी के दौड़ने की वजह से एक चीज़ बनती है, इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है दोस्तों, किसी वायर में जब इलेक्ट्रॉन रन करें आपके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दौड़ें, ओके, तो ये एक एनर्जी को बनाते हैं दोस्तों, एनर्जी के लिए, और इसी एनर्जी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ाते हुए, इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट है एक एनर्जी। बहुत बार कह चुका हूँ, आज फिर कह दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, एक एनर्जी है। अगर आपको पंखा चलाना है तो आप लोग अपने हाथ से भी चला सकते हो, उसको खड़े हो जाओ, ठीक है ना। और जैसे हमारे प्रभु नारायण जी, जैसे हमारे जो नारायण जी हैं, आपने देखा होगा उनके हाथ के अंदर एक सीढ़ी टाइप रहती है, उसको घुमाते रहते हैं 24 घंटे।
इसी तरीके से आप भी पंखे को घुमा सकते हो, बिल्कुल घुमा सकते हो, या फिर एक बार पकड़ लो हाथ से, घुमाते रहो पंखे के लिए। समझ में मेरी बात आप लोग, आप भी घुमा सकते हो। लेकिन क्या हमारे लिए पंखा पूरे दिन अपने हाथ से घुमाना संभव होगा? नहीं होगा। हम लोग मशीन तो है नहीं, थक जाएंगे 1-2 घंटे में ही। 1-2 घंटा मैंने बहुत बोल दिया, उससे पहले थक जाओगे आप लोग। अब जो हमारी एनर्जी है उसी का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट कर रही है। इलेक्ट्रिक करंट का भी क्या काम है? पंखा घुमाना। और हमारे हाथ का भी क्या काम है? पंखा घुमाना। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रिक करंट एक एनर्जी है? आप बात को समझो, मैं आपके हाथ में कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना, स्टैटिक पोर्शन नहीं दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट फैक्ट नहीं दे रहा हूँ। फैक्ट मुझे देने ही पसंद नहीं है। मैं हमेशा दोस्तों यकीन करता हूँ कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। अगर मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया तो आप ये समझ लो आप एक अच्छी नॉलेज वाले बंदे हो जाएंगे। रट्टा मार मुझे भाई नहीं पसंद है। रट्टा मार पढ़ना है, बहुत टीचर है मेरे पास, कॉन्सेप्ट पढ़ो। तो मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आप पंखे को घुमाओगे तो आपको एनर्जी की नीड होगी, और इलेक्ट्रिक करंट भी क्या कर रहा है मेरे भाई? एनर्जी ही तो दे रहा है। तो यार हम क्यों ना ये कहें कि इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी है। अभी एनर्जी पैदा कैसे हो रही है? तो देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो वायर के अंदर घूम रहे हैं, लगातार मूव कर रहे हैं, ये आपके बनाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ये आपके बनाते हैं एक एनर्जी के लिए, और इसी एनर्जी का नाम होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो आप हमेशा याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन किसी वायर के अंदर मूव करते हैं तो उनके मोशन की वजह से एक एनर्जी बनती है, और इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ गई? इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब आपका पंखा है, इसको चलाने के लिए आपकी एनर्जी की नीड है, या फिर आपको अपने पंखा चलाने की इलेक्ट्रिक करंट की नीड है। तो इलेक्ट्रिक करंट और एनर्जी यार बात तो एक ही हो गई, अलग थोड़ा ना हो गई। चलो, आई होप मेरी बात आप समझे होंगे। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए दोस्तों एक डिवाइस होती है, इसे कहते हैं एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है, चलो वो लिखा होगा, मैं जहाँ तक आगे नहीं लिखा बता दूंगा। इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग I साइन से। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों Q/T। क्या होता है? Q/T। अब आप अगर इसके फॉर्मूले पे भी ध्यान दो, अगर आप इसके ध्यान से अगर इसका फॉर्मूला भी देखते हो तो उसका जो फॉर्मूला है वो अपने आप में ही बता दे रहा है कि भाई I का मीनिंग क्या है, करंट क्या है। करंट दोस्तों चार्ज का मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। सही है। तो अगर आप यार फॉर्मूले को भी अच्छे से देख लेते हो, देखो दोस्तों आप जो लोग साइंस पढ़ रहे हो, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है साइंस पढ़ाते हुए, और मैं देख रहा हूँ लॉकडाउन में बच्चे उन यूट्यूबर्स के हवाले हो गए हैं। और सही बताऊँ, ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, ठीक है, जिनका ऑफलाइन चलता नहीं है और वो ऑनलाइन आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे यूट्यूबर्स से पढ़ोगे मेरे भाई तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो यूट्यूबर्स होते हैं ना वो अच्छा पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते, वो दोस्तों सिर्फ व्यूज़ के लिए पढ़ाते हैं, व्यूज़ आ जाए कैसे भी, ठीक है। अब चाहे वो कैसे भी व्यूज़ आएँ, चाहे वो मजाक करके आएँ, चाहे वीडियो में 2-4 गालियाँ दे के आएँ, चाहे बच्चों के लिए कुछ बोल के आएँ, चाहे स्मार्ट बन के आएँ, कैसे भी आए, उनका मेन एम होता है व्यूज़ को लाना। लेकिन मेरा यहाँ पे जो एम है व्यूज़ को लाना नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ उस चीज़ के लिए। अपना जो एम है ना वो व्यूज़ को लाना बिल्कुल नहीं है। अपना एम है आपको अच्छी शिक्षा देना, आपको कुछ अच्छा पढ़ा देना, जिससे आप लोग कल के लिए नाम लोग यहाँ आप किसी से पढ़ के आए हो। तो यहाँ पर आपने समझा कि I=Q/T, पहली चीज़ करंट के बारे में। दूसरा, करंट की SI यूनिट होगी एम्पियर। और तीसरी चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग I साइन से। किसे डिनोट करते हैं? I साइन से। और चौथी चीज़, अगर आप थोड़ी सी भी स्मार्ट होगे तो आप जो करंट की डेफिनेशन है वो आप दोस्तों इसके फॉर्मूले से ही निकाल लोगे। क्या है? देखो, चार्ज का मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। बात समझ में आ गई? चार्ज का मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। अब यार इससे ज़्यादा आसान नहीं किया जा सकता, ये मैं आपको पक्का बता सकता हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा आसान करना संभव ही नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बात चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलो अब मैं आपको लेके चलूँगा आगे, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, तो आगे हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट पे, जो कि हम लोग करेंगे इस वाले डायग्राम से, ठीक है। ये जो डायग्राम है आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये डायग्राम देखो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखो, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके अंदर से फ्लो हो रही है करंट। क्या फ्लो हो रही है आपकी? इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है। आप देखो, करंट जो फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन आपकी ये, मैंने आपको बताया, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल में से एंटर करती है। तो यहाँ पे आपका जो ये टर्मिनल है, यहाँ से आपकी करंट निकल रही है, करंट निकल रही है, करंट निकल रही है, करंट निकल रही है, करंट निकल रही है और नेगेटिव में एंटर कर रही है। यहाँ पर आपके कई सारे आप लोग देख सकते हो दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? आपके कई सारे यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं।
कई सारे आपके यहाँ पर दोस्तों क्या हैं, आपकी ये करंट है, ठीक है, ये क्या है करंट। तो जो आपका करंट मूव कर रही है वो दोस्तों इस तरफ मूव कर रही है। मैं कोई अच्छा कलर ले लेता हूँ जो उस पर अच्छा लगे। तो आपकी जो करंट का जो दोस्तों आपका करंट का मोशन है वो उस तरफ है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो दोस्तों इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। करंट आ रही है ऐसे करके और इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे करके, देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जा रहा है और करंट जो आपकी वो ऐसे करके आ रही है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो फ्लो ऑफ करंट किस तरफ है, इस तरफ है, और फ्लो ऑफ चार्ज किस तरफ है दोस्तों, वो इस तरफ है। तो आपको याद रखना है जो चार्ज होते हैं और जो करंट होते हैं उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब यहाँ पर एक कहानी है प्रोटॉन वाली, ठीक है, ये मैं हमेशा अपनी ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग यार मत सुनो, वो काफ़ी है, जब आप ऑफलाइन में आओगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इतना हमारे लिए काफ़ी है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक लॉ की जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ जल्दी समझा देता हूँ। ओम्स लॉ क्या होता है, देखिए ओम्स लॉ क्या है। ओम्स एक बहुत ही साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने एक बात कही है। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, वीडियो कितने टाइम की हो चुकी है, 40 मिनट की हो चुकी है। चलो मैं 5 मिनट बहुत लूँगा, इसके अंदर वीडियो को ओवर कर दूँगा। फिर जो भी आपका बचता है इस चैप्टर से, इसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी, ठीक है, मैं आपको कल दे दूँगा इसकी वीडियो। तो ओम्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन दिया है। ये एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों, ये है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये कहते हैं कोई कंडक्टर है, एक वायर है हमारे पास, जिस वायर है, जिस चीज़ से करंट फ्लो होती है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। तो इस कंडक्टर से क्या है दोस्तों, करंट फ्लो हो रही है। इन्होंने कहा इस कंडक्टर में जितना पोटेंशियल होता है उतना ही क्या होता है, I होता है। किसी भी वायर के अंदर जितना पोटेंशियल होता है उतना ही क्या होता है, करंट होता है। ये जो आपके सामने मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, इसको समझने की आप लोग कोशिश करो। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये जो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मीनिंग होता है कि अगर B बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, ठीक है ना। आपके सामने साइन बना हुआ है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मीनिंग होता है कि अगर B बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। तो आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, किसी भी वायर के अंदर जो पोटेंशियल आप अप्लाई करते हो, ठीक है ना, किसी वायर पे जो पोटेंशियल आप लगाते हो बैटरी के थ्रू, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, वह करंट जो वायर से फ्लो हो रही है, ठीक है ना, वह करंट जो किससे फ्लो हो रही है, वायर से, ठीक है ना। अब यहाँ पर साइन लगाया मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मीनिंग होता है कि अगर B बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा और B घटेगा तो I भी बढ़ेगा। मैंने सब बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है ये एक दूसरे पर डायरेक्टली रिलेट करते हैं, इनका एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए हम बोलते हैं इनको B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम इसको खोलेंगे तो आ जाएगा B बराबर IR। याद रखना जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खोलते हैं तो हमारे लिए इक्वल लगा के एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है हर जगह पे, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है, हर जगह अलग अलग कांस्टेंट होता है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है ये होगा आपका R, और इसी R को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। बस एक बात और बता दूँ, ये जो रेजिस्टेंस होता है इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम में, ठीक है, क्या होती है इसकी, ओम। इसका साइन ऐसे होता है, अगर आपको ऐसे बनाने में दिक्कत है तो आप लिख सकते हो सिंपल ओम, ठीक है, क्या लिख सकते हो आप, ओम लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे मोटिवेट करें। मोटिवेट कैसे किया जाता है, किसी एक ऑनलाइन लेक्चरर को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके, ठीक है ना। इससे हमें ही पता लगना चाहिए, आप जब सामने बैठते हो तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि भैया कैसा समझ में आया, कुछ टॉपिक को समझ में आए कि नहीं आए, बढ़िया चला सब कुछ, लेकिन मैं यहाँ आपसे नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो आपको यहाँ करना क्या है, मुझे बताना है कि आपको लेक्चर के अंदर मज़ा आया कि नहीं आया, सही है। और आप लोगों के लिए मैंने ग्रुप बना दिया है, आप लोग क्या करिएगा, इस वाले नंबर पर मुझे एक मैसेज डाल दीजिएगा, आप जिस भी नंबर से, उस नंबर में डालिएगा जिस भी नंबर से आप ऐड होना चाहते हैं इस ग्रुप पे, ठीक है। इस ग्रुप में मैं क्या करूँगा, जितना भी स्टडी मटेरियल है क्लास 10th का या जो हम लोग पढ़ते रहते हैं साल भर, मैं उस सबको यहाँ पर पोस्ट करता रहूँगा, ठीक है, सबको यहाँ पर डालता रहूँगा। तो आप यहाँ पर मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, नंबर है 9536888894। इस पर देखो दोस्त, कॉल बिल्कुल मत करिएगा, कॉल नहीं करनी है आपको,
ठीक है, इस नंबर के ऊपर आपको बस मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल देना है। ठीक है, आपका जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आएगा मैं उसको देख लूँगा, उसको तुरंत रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन वाले बच्चे हैं मेरे, तो आपको जो भी दिक्कत है आप कॉल के, आप तो मेरे घर भी आ जाओ तब भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी मुझे कॉल नहीं करना, ऑफलाइन के बिना वाला कोई बच्चा देख रहा है अगर, तो वो मुझे कॉल नहीं करेगा, वो मुझे सिर्फ इस नंबर पर मैसेज डाल देगा। ठीक है, और देखो कॉल करने का मीन्स क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम को असेस करना, आपकी प्रॉब्लम को सुनना, जो कि व्हाट्सएप से बहुत ही आसानी से सुनी जा सकती है। ठीक है, तो मेरा है व्हाट्सएप 9536888894। अगर वीडियो का लेक्चर कोई दिक्कत है आपके लिए, कोई समस्या है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी मेरे ऑफलाइन वाले बालक हैं उनको मैं शाम को 6 बजे आज ऑन मिल जाऊँगा। ठीक है, 6 बजे शार्प एट 6 PM। तो अगर कोई दिक्कत है तो 6 PM पे मैं उन्हें ऑनलाइन मिलूँगा। अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ मेरे से वो पूछ सकते हैं। चलो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।